अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, सियासी मुहिम में हम बहुत तेज़ी देख रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें जलसे जुलूस भी कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रही हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी कर रही हैं, तंजीम साजी भी हो रही है। और इसी सिलसिले में जो इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैं वो बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं और आए दिन जो है वो नून लीग को तनकीद का निशाना नहीं भूल रहे। और आज उन्होंने फिर अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने एक मरतबा फिर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। और न सिर्फ नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि तमाम बुजुर्ग सियासतदानों को भी तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। हमारे बुजुर्ग सियासतदानों की अना का मसला है। लाहौर के सियासतदान ना खुद खेलना चाहते हैं ना किसी को खेलने देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं मालूम कि बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अहम मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, जो बिलावल के बयानात में वाज़े नज़र आ रहा है। और 18वीं तरमीम पर जिस तरह से उन्होंने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर कर ली गई है। साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि जो जज साहब हैं उनकी तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई है। इसमें क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरह से वो अपना जो तासुब है उसको भरपूर तरीके से अया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी, हम कैसी हैं आप? बुखारी साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, इसके बावजूद ठीक हूँ कि स्मॉग का जो हाल है वो आपके सामने है। लाहौर में तो बहुत ख़राब सूरत हाल है। जी जी जी, हमने खैर पाबंदी शबंदी तो कभी फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। जितनी मर्जी हुकूमत टिल लगा ले या जितनी मर्जी आप खौफज़दा करने की कोशिश करें, लाहौरियों ने बात तो माननी नहीं किसी की। इसलिए आज भी आपने देखा कि मास्क की पाबंदी के बावजूद भी खुले आम सब कुछ हो रहा है। जब तक सख्ती नहीं होगी या उसका जुर्माना नहीं होगा तब तक ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी, अगरचे कि ये हमारी सेहत का मामला है। पिछली दफ़ा भी हमने हुकूमत के कहने पे कम और मौत के डर से ज़्यादा मास्क लगाए थे कोरोना वाले टाइम पे। अब अल्लाह खैर करे, हमें चाहिए कि अपना ये हमारे अपने मुफाद में है और हमें इस फोरम से एडवाइस भी करनी चाहिए सिटीजन्स को कि आप इसको फॉलो करेंगे, आप ही का फ़ायदा है, किसी का फ़ायदा नहीं है। जी, सेहत प्रायोरिटी होती है। वैसे भी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बड़ा मशहूर कॉल है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो की तरफ मैं आना चाहूँगी कि जो बिलावल भुट्टो हैं बार बार नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन नून लीग पे जो तनकीद की है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बुजुर्ग सियासतदानों को आड़े हाथों लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। जब आप बुज़ुर्ग सियासतदानों को मशवरे देते हैं, ताने भी देते हैं, उनको शायद नाकाम भी करार देते हैं, तो ज़रा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। अब्बा हुजूर जो खड़े हुए हैं वो भी माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, बड़े उन्होंने दश्त की सयाही की हुई है, तो इसलिए उनका मशवरा किसके लिए है, क्यों है, ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रही अभी। उनको जवाब देने पर तो हम बाद में आते हैं। पहले तो ये ज़रा देखते हैं कि बिलावल साहब ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि मैं नौजवान हूँ, मेरा तजर्बा भी कम है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आपने ना वो देखा है ना वो कुछ सुना हुआ है जो हमने देखा और सुना हुआ है। वो इशारा कर रहे हैं इसी तरफ कि अब्बा हुजूर से ज़रा मशावरत कर लें, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत की ऊंच नीच है क्या, और पाकिस्तान को तो छोड़ें, पूरी दुनिया में सीनियर सियासतदान जो होते हैं उनका कितना अदब और एहतराम होता है। जिस अंदाज से, जिस तरीके से वो अब मुखातब करने लगे हैं बुज़ुर्गों को, जिस तरह की ताना जनी का लहजा और तंज का रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, ये उनके लिए भी ठीक नहीं। कल उन्होंने भी सीनियर सियासतदान बनना है। लेकिन सारी उन्होंने मुझे इकबाल का शेर याद आ गया, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हाँ नहीं, वो तो मतलब है अगर वो शेर के तनाजुर में बिलावल, मगर सिर्फ शेर, इकबाल का शेर जो है इसी पर लागू थोड़ी हो ना, बाकी काम भी तो है ना, बाकी भी इकबाल ने बहुत कुछ कहा हुआ है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा एनीवे ये अच्छा आगाज़ नहीं है। अगर ये इलेक्शन हेयरिंग है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है कि आप दूसरों के यू स्टार्ट कॉलिंग नेम्स टू अदर्स, ये फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब की वैसे तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें अपने अल्फाज को, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर वर्ड्स। तो आई डोंट नो वेदर उनकी सेहत पर इसका कोई असर होगा या नहीं होगा, बट जो कुछ वो कह रहे हैं
वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दें, मैं मुल्क की तकदीर बदलना चाहता हूँ। तो हम तो नहीं, लेकिन उनके सियासी मुखालफिन उससे ज़रूर पूछेंगे कि आपने सिंध की तकदीर बदल दी है, जहाँ आप पिछली कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, कम से कम 4-5 टेन्योर तो उनके हैं ना जी, तो वहाँ की तकदीर बदली है। वो ज़रा नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, MQM की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो वहीं के लोग हैं ना, वो किसी के नहीं है ना, वहीं सियासत करते हैं ना। GDA की ज़बान सुन लीजिए, इंटीरियर सिंध में क्या हुआ है, लाड़काना, द सिटी लाड़काना विच इज़ द सिटी ऑफ भुट्टोस, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो उसकी तफसील में हम नहीं जाते हैं। हम इशारतन उनसे कहते हैं कि देखिए, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद द सीनियर लॉट ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो आपको अपना होमवर्क बहुत ठीक करना चाहिए। तो पहले सिंध की तकदीर बदल लीजिए, फिर बाकी मुल्क की तकदीर भी बदलने का जवाज़ भी मिल जाएगा और एक मॉडल भी मिल जाएगा कि देखें जनाब, सिंध की तकदीर बदल गई है। कल तक तो वहाँ से कचरे का इशू नहीं तय हो रहा था, कल तक तो वहाँ पानी आ जाए तो क़यामत मच रही थी, वहाँ सैलाब आया है तो उनकी रिहेबिलिटेशन के जो घर बनाने थे बन गए हैं क्या वो? तो उन्होंने जो कल भी मैंने एक तज़किरा किया था कि उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आगे हमने सियासत करनी है तो हमारे लिए ऐसा माहौल ना बनाए कि हमारे लिए सियासत मुश्किल हो जाए। हाँ जी, तो तब भी वो अपने बड़ों को एक्चुअली जो है वो बताना चाह रहे थे या समझाना चाह रहे थे कि अब थोड़ी सी सियासत का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। देखिए, सियासत नौजवानों ने करनी है, नौजवान कल के मेमार हैं, ये सारे थीसिस हमें मालूम हैं। लेकिन ये आप मुझे ये कह रही हैं कि अगर बाप बूढ़ा हो जाए तो उसको कहना चल भाई तुम छुट्टी कर, यू गेट आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि तू तो बूढ़ा हो गया। यही सियासतदानों का हाल है। द सीनियर यू आर, द मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट ऑपरेटिव यू आर, ये सियासत की एक कुंजी है। ज़रा नज़र दौड़ाइए अपने इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं, चाहे वो साउथ एशिया के हैं, चाहे वो दुनिया के हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैव ए प्लेस इन दोज नेशंस। लुक एट माओ, जिसने ये मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी थी। हाउ ओल्ड डू यू थिंक ही वाज? 90s में तो उसने विड्रॉ किया था कि अब बस मैं पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, चू एन लाई को देख लीजिए, ये सारे लोग जो हैं ये 60-70 से ऊपर के लोग हैं और उन्होंने मार के सर अंजाम दिए हैं। तो बिलावल साहब की सियासी कैंपेन का अगर ये हिस्सा है तो बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनसे कि अपना होमवर्क ठीक कर लीजिए। पहले अपने घर वालों को कहिए कि अब आप बैठ जाएं जनाब, आप छोड़ दें। अभी तक भी कोई एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती बिलावल अपने आसिफ जरदारी साहब के बगैर, क्योंकि उनके बुलाने पर ही सारे लोग आते हैं। उनकी फूफी भी सियासत करती हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी उम्र रसीदा है, तो वो कहते हैं ना कि बात चल निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी। मेरे ख्याल हम इस पे नहीं जाते हैं। यानी आपको बिलावल का अंदाज जो है वो आपको उससे इख्तलाफ है, मुझे लेकिन आपको इससे इख्तलाफ नहीं है कि जो वो बुनियादी तौर पर ये बात कहते आए हैं। अभी उनका क्या मकसद है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कि अब तर्ज सियासत थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। देखिए, तर्ज सियासत बदलने से बदलता है। जो कहते हैं ना कि नर्सरी होनी चाहिए, उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप नर्सरी में ग्रेजुएशन करेंगे। नर्सरी इज नर्सरी, यू ग्रो, यू ग्रेजुएट ग्रेजुअली, you don't jump to the conclusion and become president of Pakistan. Right. It doesn't happen like that. ये सिलसिला है ना, सियासत के स्टेप्स हैं। You continue, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, सब ने कहा, हमने अपने प्रोग्रामों में कहा कि you did very well. But that does not mean कि that's a license that you are an absolutely best prime minister, you are an absolutely best president. तो ये ग्रेजुअली ये मौके के साथ साथ ये सारी चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज एक इंटर्न ज्वाइन करे हमें और वो कहे कि परसों मैंने एडिटर बनना है, तो अब आप बना सकती हैं उनको, या एक ख्वाहिश बना सकती है, वरना करना पड़ता है इसके लिए सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आए ना मौलाना फजल रहमान साहब जो है, उन्होंने एक तो इनको बहुत ही डिसेंट तरीके से, बहुत ही नाइसली, बिकॉज उनकी इनके बुज़ुर्गों के साथ दोस्ती है। आसिफ जरदारी साहब के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है, बहुत मिल के उन्होंने माशाल्लाह में भी काम किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे यूँ लगता है कि साजिशें हो रही हैं। जी, साजिशें हो रही हैं। अदलिया में बाकियात मौजूद हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना मैं हवाले देना चाहता हूँ, लेकिन अदलिया में एक अजीबोगरीब चीज़ हो रही है जो पहले नहीं होती थी। वो ये थी कि एक कोर्ट कुछ कर रही है, दूसरी उसका उलट कर रही है, तीसरी उसका उलट कर रही है, चौथी जो है फेंक रही है, फिर वापस पहले वाले के पास के दोबारा देखें आप, ये क्या है? इज़ दिस जस्टिस? तो वो जो बाकियात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इट्स ए वेरी डेंजरस इंडिकेशन। यही हाल ब्यूरोक्रेसी में भी है। आप देखिए ना, एक तरफ आप ये कहते हैं कि किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं लगनी चाहिए, तो फिर अगर पीटीआई जलसा अनाउंस कर दे पेशावर में, तो फिर दफ़ा 44 लगाने के वो सेक्शन 144 लगाने की क्या तुक है? यही कुछ तो पहले भी किया था।
इमरान खान ने भी तो यही कुछ किया था ना, तो क्या नतीजा निकला उसका? डिज़ास्टर। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे सियासतदान ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के जो लीडर हैं वो संजीदगी से समझते हैं कि नहीं, किसी पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, तो इस पर सियासतदानों का रिएक्शन क्या आना चाहिए? देखिए, सियासतदानों का रिएक्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इट इज़ वर्सेस वन एंड ऑल, यानी जितने मर्जी आपस में उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ सारे ही हैं, ठीक है ना ये? तो इसलिए शायद उनकी सुनी नहीं जा रही है या वो ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। चूँकि ओपन ट्रायल की बात हो गई है, लिहाजा उनको मौका मिलेगा मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का, तो कुछ ना कुछ दरफुंतनियाँ, वो आपको पता है छोड़ने के मास्टर हैं वो, तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आएगा। इसलिए कि जो इस वक्त डाउन स्ट्रीम लीडरशिप है इमरान खान साहब के नीचे, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई से नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए बात वही है जो चाहे उनके वकीलों के थ्रू आए, चाहे उनके ख़ानदान के लोगों के थ्रू आए मुलाकात में, फ़र्क उसी से पड़ता है कि खान साहब क्या कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से वी शुड वेट फॉर दैट। और इससे पहले कि आप, मैं देख रहा हूँ आपके इशारे, जेस्चर देख रहा हूँ, राना सलामुल्लाह की बात हमने ना की तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। उन्होंने भी ये कहा है कि हम पीपीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लेना चाहते हैं, ना हमारा कोई इरादा है। बिलावल साहब 10 दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं अक्सरियती हुकूमत बनाऊंगा पूरे पाकिस्तान में, हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, और कल उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि मखलूत हुकूमत हम बनाएंगे। तो वो सीनियर है ना बंदा, उसने कहा कि ज़रा अपने दो दिन के बयानात का गौर कर ले। उसके बाद 2-3 लाइनें मैंने और कहनी है, मुझे इजाज़त दीजिए। वो ये है कि जो दीगर लीडरान हैं वो उनकी भी हम आवाज़ें सुन रहे हैं, मैं उसकी तरफ तफसील से जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बात जो है वो बहुत फैल जाएगी। मेरे ख्याल से सैनिटी मस्ट प्रिवेल। इस वक्त मौका है इन दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियों के पास कि ये ऐसा रवाज डाल दें, इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करें कि आने वाले लोग इनकी मिसालें दें, बजाय इसके कि वो कहें कि इन्होंने भी वही गंद किया जो माजी में दूसरे करते रहे। ठीक हो गया। क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल है और इस वक्त अपनी साख का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चेयरमैन, पीटीआई की अपील जो है वो मंजूर कर ली गई और साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि जो जज साहब हैं उनकी तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया है। बुखारी साहब, जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है वो अदालत की तरफ से तो कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन हम बहुत बात करते थे कि सिक्योरिटी असल में मसला है जिसकी बुनियाद पर ये फैसला किया गया था। अब आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या अब वो मसला नहीं रहेगा, क्या इसको किसी और तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर दोबारा मुझे कहना पड़ रहा है ये कि जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, सूरत हाल उससे सुधरने या निखरने की बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये आधा तीतर आधा बटेर किस्म के जो फ़ैसले हैं ना, मेरी समझ से बाहर हैं। 13 नवंबर का फ़ैसला दुरुस्त था, इतलाक़ माजी से नहीं होगा, भाई दोनों में से एक चीज़ गलत है, या 13 नवंबर का फ़ैसला गलत था या इतलाक़ होगा। अब ये जजेस को तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना मेरी ये मजाल है, लेकिन जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है अदलिया के ऊपर, उसको इस किस्म के फैसलों का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। आप देखें ना, 13 नवंबर का फैसला ठीक था, इतलाक़ माजी से नहीं होगा, एक बात। ये बिल्कुल इसी तरह है, वो पठान एक गिनती लिखने का उसकी शर्त लगी किसी से, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 पे पहुंचा था, जिसके साथ शर्त लगी थी उसने कहा नहीं तुमने गलत गिना है, उसने कहा मिटाओ इसको, फिर से लिखो। अब ये ट्रायल जो हो चुका हुआ है उसको कह रहे हैं दोबारा करें नए सिरे से। मेरी समझ से ये सारी चीज़ें बालातर हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि अदलिया का एहतराम तो हमारे दिल में है। मुझे नहीं पता मैं क्या, फिर आप मुझे फोर्स कर रही हैं इशारे करा के कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ। देखिए, गुजारिश ये है, आप देखें वो कहते हैं ओपन ट्रायल हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है, यानी इन कैमरा की आप इजाज़त दे रहे हैं, जेल में क्यों नहीं हो सकता? जेल में किसी को शौक नहीं होता ट्रायल करने का क्योंकि बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है, एहतमाम करना पड़ता है इसका। ये जेल में करने का फैसला इसलिए हुआ था कि हर दूसरे दिन ये जवाब पेश किया जाता था पीटीआई की तरफ से, खुद चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, मेरी जान को खतरा है। वो वज़ीराबाद के बाद से तो फिर उन्होंने बाल्टियाँ ओढ़ लीं, शील्डें पहन लीं, ये सब आपके सामने है। फिर जब कभी उनको पब्लिक में जाना पड़ा तो आप देखें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये आपके सामने है ना साहब। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि बजाय इसके कि ये हैसल्स हों, ये ट्रायल का एहतमाम जेल में कर लिया जाए, एंड कि उनको जो ये ख़तरा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं, आपने सुन लिया है ना सर, कितनी दफ़ा कहा गया उनकी तरफ से, तो ये भी कबूल नहीं है, लेकिन इन कैमरा हो सकता है। तो आप देखें ना, मुझे वाक़तन समझ नहीं आ रही, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें जब अदालत में डिस्कस हो चुकी हैं और ये इन मामलात में कोई भी बात इतनी वैलिड नहीं थी कि उस पर कुछ फैसला किया जाता। मेरे ख्याल से उस ट्रायल को होने देना चाहिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, जो फॉरेन फंडिंग केस है, 8 साल तक वो रुका रहा,
कभी वकील है नहीं, कभी इस जज पे हमें एतबार नहीं है, कभी वकील बाहर गया हुआ है, कभी मुद्दई है नहीं, कभी गवाह है नहीं। 8 साल लगे ना जी, बकौल मुद्दई के और बड़े बड़े जूरिस्प्रूडेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके, वो ओपन एंड शट केस है। या बरी कर दें आप, अगर करना है आपने तो या सजा दे दें आप, दोनों में से एक। हुआ 8 साल में। बाकी दूसरे फैसलों का मैं जिक्र करूंगा तो फिर आपके माथे पे त्योरियां आ जाएंगी। तहरीर खान का मसला हल हुआ, अपने तोशाखाना तय हुआ, तो आप इसको डिले तो जितना मर्जी कर लें। ये सारे डिलेइंग टैक्टिसेस हैं। आप देखिए ना, दफ़ा 44 लग गई है वहाँ पर पेशावर में, क्योंकि वहाँ पीटीआई ने जलसा करना है। भाई आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उसको कहेंगे जनाब ये आपने क्यों लगाई है, हमारा हक है पॉलिटिकल कैंपेन करना, हमने इलेक्शन लड़ना है। आपके वकील साहब कह रहे हैं हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट आपके महल्ले का अखाड़ा थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट तो इज लास्ट रेमेडी फॉर सोल्यूशन। वो कह रहे नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो बिल्कुल वो रूठे हुए बच्चे की तरह से, नहीं मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन बुखारी साहब दूसरे तनाजुर में अगर देखें, अगर ये फैसला जो है इलेक्शन तक डिले हो जाता है, या फैसले की बात करें कि साइफर केस का फैसला जो है वो इलेक्शन के बाद सुनाया जाता है, उस इलेक्शन तक डिले हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी एक जो हंगामों और जो खून खराब है उससे बचत भी हो सकती है। देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो मामले को डिले करना चाहिए, ना उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा होना चाहिए। ट्रायल को ट्रायल रहना चाहिए, मेरिट्स पर आप करें, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप वकला को भी कहें कि खुदा के लिए इसके अंदर तखीर का बायस ना बने। जैसा भी फैसला होना है उसने मेरिट्स पर होना है। हमारी तवक्को ये है कि फैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा ये मैं कहा ना कि अभी चूंकि ट्रायल चल रहा है इसलिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अदलिया का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जजेस का भी हमारे दिल में बहुत एहतराम है, इसलिए हम कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहते जो उनकी तबाह नाजुक पर ग्रां गुजरे। लेकिन ये जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आप ज़रा ग्राउंड पे निकलें, बाहर जाके लोगों से पूछ लें, वो भी ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रही है क्या फ़ैसले हो रहे हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उसके बाद एक दूसरी तरफ जो आपने सवाल का दूसरे हिस्से की तरफ आना है, उस तरफ अगर आ जाए, मानका साहब की क्या बात है जी। मानका साहब कमाल के लोग हैं। उनकी तलाक के बाद नहीं बल्कि उनकी शादी के बाद एक वीडियो है, मैंने बड़ी मेहनत की थी, हमारे जो रबी साहब हैं कि खुदा के लिए उसको चला दें, वो मानते नहीं हैं ना, बड़े जालिम हैं। उनके अंदर भी पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। एनीवे, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेगम की पाकबाजी की कसम उठा रहा हूँ कि वो पाकबाज हैं। और अब ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके अंदर वो साबित करने पर तुले हुए हैं कि उससे बड़ी, अब लफ्ज़ भी मुझे नहीं चुनने आ रहे कि मैं क्या कहूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्या है। वो पीरी मरीदी, ओ भाई तू इसका तो जवाब दे पहले कि जब ये सब कुछ हो रहा था तू किस खाते में चुप था। ओ भाई तेरे पर लोग इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि तू उसके साथ उम्रा करने भी गया था, साथ एज ए फर्स्ट लेडी। तुम्हारे साथ पर ये भी इल्ज़ाम है कि तुमने वहाँ पर 5 DPO बदलवा दिए। और उस वक्त बुशरा बीबी का जो शनाख्ती कार्ड था उस पर खबर मानिका का नाम था। देखिए ये वही तो बातें हैं। अब ये जो कुछ कह रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं हो सकती जो अगर वो वक्त से बोलते तो उस वक्त होती। अब इसको आप आफ्टर थॉट कर लें, कंट्राडिक्टरी हैं उनके बयानात, कुछ बातों में वो उलझे हुए हैं, तज़ाद है, तज़ाद भी बड़ा खौफनाक किस्म का है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से खबर मानकर ने ना अपने साथ कोई अच्छाई की है, उसके तो खैर पल्ले कुछ नहीं रहने दिया उन्होंने। और जो एक और बात खुल के सामने आई है वो ये कि जो फराह गोगी के किरदार को जनाब PTI के चेयरमैन साहब ने हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश की कि नहीं जी वो तो सिर्फ मिलने आती थी कभी कभार, 6 महीने में एक दफ़ा। वो सारा कुछ एक्सपोज कर दिया कि वो बीबी के साथ बहुत पहले से लाइन पर थी। उनके बेपना पैगाम रसानी, उनको नए फ़ोन मुहैया करना, उनको नए नंबर लेके देना। वो कहते हैं ये मेरे इल्म में था कि उन्होंने उनको फ़ोन दिया है, सारी रात बातें होती थी, मैं बैठ कर सुनता था। यह अजीब व गरीब कहानी है। एनीवे, इसके ऊपर जो लोगों के कमेंट्स आए हैं वो ज़रा थोड़ा सा उसका तस्करा होना बहुत ज़रूरी है। आबद शेरली साहब कहते हैं कि खबर मानका से बड़ा थर्ड एम्पायर कोई नहीं है, क्योंकि उसने तो पूरी की पूरी पिच को ही आग लगा दी है ना जी। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि खबर मानका करप्ट और बददयानत इंसान है। बुखारी साहब ये आपको कब पता चला? आप तो इंस्ट्रूमेंटल थे इस पूरी कहानी में, आपको तो सारा कुछ ये इल्म में था। ये उस वक्त आपको क्यों नहीं पता चला कि ये बहुत फ्रॉड आदमी है? उसके बाद आई जी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि खबर मानका का घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था खबर मानका साहब को। तो फिर किसका पर्दा चाक करते? वो लुट गई उसकी दुनिया और आप कहते हैं कि उन्होंने पर्दा क्यों चाक कर दिया? एनीवे, लेकिन जब लुटी थी तब बोलना चाहिए था ना, अब आके बोलेंगे तो वो ऑब्वियसली आई थिंक यू हैव सेड द, जिसको कहते हैं टीक का बंद, वो यही है कि भाई अगर आप लोग सारे वक्त से बोलते तो आप सबकी क्रेडिबिलिटी होती।
अब ये सारा लग रहा है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है, चाहे वो मुद्दई की तरफ से है, चाहे वो गवाहों की तरफ से है, वो सब कुछ आफ्टर थॉट लग रहा है। तो बुखारी साहब असल में तो बात यह है ना कि खबर मानिका के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो खान साहब का दौर था उसमें भी आपको याद होगा कि बड़े चर्चे थे इस बात के कि भाई उनकी मर्जी से तकर्रुर होते हैं, तबादले बहुत खुल के खेले वो, उन्होंने अपनी और फिर अब असासे भी बनाए गए जो सामने है। तो अच्छा ये तो एक मतलब ज़बान ज़द आम है, ये बात उस दौर में भी रही और आज भी जो है ये है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आपको क्या लगता है कि वो सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे? मेरे ख्याल से होने तो नहीं चाहिए, इसलिए कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं और उन केसेस की प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए। मैं तो ये इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक समझता हूँ कि जो भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का चेयरमैन है, चाहे वो किसी पार्टी का वज़ीर है, चाहे वो किसी पार्टी का वर्कर है, देयर शुड बी नो एक्सेप्शन इन द आइज़ ऑफ लॉ के ऊपर सबको सर झुकाना चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए जो इंसाफ की स्पिरिट के मुताबिक है। लेकिन मैं आपको फिर एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा हूँ कि ना ये इंसाफ होता हुआ कभी माजी में दिखाई दिया है, ना हाल में दिखाई दिया है। हाँ, आने वाले वक्त में दिखाई दे जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उसका, लेकिन एक शख्स सारा माहौल और सारी दुनिया तब्दील नहीं कर सकता। मेरी मुराद काजी फाइज़ ईसा साहब से है। वो अगर मेरिट्स को बुनियाद बना दें, जैसा कि उन्होंने लाइव ट्रायल दिखा के बहुत सेंसिटिव मामले के ऊपर, आप देखें कहीं उंगली उठी, क्योंकि लोगों ने सब अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। अगर कानून के तकाजे इस तरह से पूरे होंगे, मेरिट्स के ऊपर ट्रायल होंगे, तो फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम तवक्को करते हैं कि जिसने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है उसको उसकी कीमत चुकानी चाहिए। हमारे लिए नज़दीक और मीडिया के नज़दीक कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर शरीफ फैमिलीज़ ने तबाही मचाई है, हिसाब लें उनसे, उनका हो भी रहा है हिसाब, और अब वो केसेस जो हैं वो उनकी क्या फेट बन रही है वो भी आपके सामने है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, सबका हिसाब होना चाहिए ताकि लोग डरें कि वो काम जो माजी में होते रहे अगर हम करेंगे तो हमारी गर्दन के गिर्द फंदा आएगा। ये अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान के हालात कभी सुधर नहीं सकते। और बुखारी साहब जो एहतसाब करने वाले हैं, अगर वो प्रूवन रॉन्ग प्रूव होता है तो फिर उस पर उनका भी एहतसाब होना चाहिए। देखिए, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु विल गार्ड द गार्ड्स। हम रखवाले रख सकते हैं, रखवालों के ऊपर तो रखवाले नहीं रखे जा सकते। हम अदलिया की आला पोजीशनों में लोगों को भिजवा सकते हैं, उनसे ज़बरदस्ती इंसाफ नहीं करवा सकते, ये उन्होंने खुद करना है। हम तवक्को रखते हैं, वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, और इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर कि अल्लाह करे कि हमारे अदालतों में इंसाफ होने लगे तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो समाजी हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हैं। तो द बेसिक कंडीशन इज़ दैट देयर शुड बी जस्टिस एंड जस्टिस शुड बी विजिबल। शुड बी विजिबल, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले जो है वो मैं छोटी सी बात ये करना चाहूँगी कि जो पीटीआई है वो ये शिकायत करती हुई नज़र आ रही है कि उसको जो है वो जलसों के लिए जो है वो रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर जलसों के लिए रुकावट डाली गई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, मैंने इसके ऊपर पासिंग वे में तो कमेंट कर दिया था, लेकिन आपने चूँकि अब स्पेसिफिक सवाल किया है तो उसकी बात हम कर लेते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब उन्होंने जलसे का ऐलान कर दिया था तो फिर सेक्शन 144 नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि पूरी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल एलीट सारी कह रही है कि किसी पार्टी पर बैन नहीं होना चाहिए। किसी यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब जो समझा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्टी के लिए सब कुछ ठीक है और बाकी सब के लिए नहीं है। जो चीज़ बिलावल जरदारी साहब अपने लिए मांग रहे हैं वो फिर सबके लिए होनी चाहिए, और यहीं से पता चलेगा कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट कितनी फेयर और इंडिपेंडेंट है कि वो सबको एक सी लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं या नहीं। आई थिंक दैट इज़ द टेस्ट ऑफ टाइम। और सियासतदान भी इसका किस हद तक मुतालबा करते हैं। ठीक है बुखारी साहब। बुखारी साहब, हम देखते हैं कि जो सिविलाइज्ड कौमें होती हैं वो हार कर ग्रेस का मुजाहरा करती हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जब भी भारत है वो अपना कोई मैच हारता है ख़ास तौर पर, तो उसके शायकीन की तरफ से और अब ख़ास तौर पर सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से जिस तरह से रद्द-ए-अमल आता है, जिस तरह से थ्रेट किया जाता है, हिरासा किया जाता है और जिस तरह से ट्रॉल किया जाता है, तो ये रद्द-ए-अमल सिविलाइज्ड कौमों का शियार तो नहीं होता। पहली बात तो यह है कि इंतहाई आपसे माजरत के साथ आइंदा आप मेरे साथ बैठ के हिंदुस्तान को कभी सिविलाइज्ड कौमों में शुमार न कीजिएगा। मेरे हाथ बंदे आप देख लें, इसलिए कि इंतहाई घटिया कौम है,
कौमों को कहना नहीं चाहिए ये, लेकिन आप देखिए मज़ाहिर किस किस किस्म के हैं। अब लंबी बात है, अगर चलाएंगे हम तो कश्मीर से ले जाएं तो जहाँ जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो मालदीव है, चाहे वो भूटान है, क्या क्या खिलवाड़ किए हुए हैं इन्होंने, वो अपनी जगह है। इसलिए कि वहाँ हिंदुस्तान नाम है आरएसएस मेंटालिटी का, हिंदुस्तान नाम है आरएसएस की पॉलिसियों की यानी प्रमोट करने का। किस किस किस्म की मिसालें मैं आपको दूं। आप देखिए मैक्सवेल ट्रेविस हेड की अहलिया और बेटी को भारतीयों की तरफ से रेप और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ये क्रिकेट थी या उनके बाप का कोई खिलवाड़ था जहाँ कोई क़यामत आ गई है। हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की खामोशी वहाँ ऑस्ट्रेलिया की जीत को सामने देख के छाई हुई थी 1,30,000 बंदों के ऊपर, उस पर दिल करता था मातम करें, ऐसे लगता था क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कब्रिस्तान है। तो ये इसलिए कौमों वोमों के बारे में उनको शुमार न करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, ये रवैया नया नहीं है, ये पुराना रवैया है। 2001 में अगर आपको याद हो, यकम नवंबर को 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वर्ल्ड कप। वहाँ के एक मैच में शामी साहब की बॉलिंग जो है, हालांकि बॉलिंग के अगर आप फिगर्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो ये कि 4 ओवर में 25 स्कोर देके उन्होंने 1 विकेट ली थी, लेकिन उस शिकस्त का जो पाकिस्तान के हाथों हुई थी उसका जिम्मेदार उन्होंने शामी को ठहरा के उसके बारे में क्या क्या कहा, किस किस किस्म की उसको धमकियाँ मिली हैं, उसकी मैं अब यहाँ पर दोहराया नहीं जा सकता उसको, लेकिन तासुब और वायलेंस की और कॉलिंग नेम्स की बदतरीन वो मिसाल है। उसी मैच में एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी जो सिख थे, अर्शदीप सिंह, उनसे एक कैच छूट गया। उनको उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट का एक्टिविस्ट बना दिया कि ये तो टेररिस्ट है। मतलब कहने का ये, इस कौन सी कौम की आप बात कर रही है? ये कौमों के रवैये होते हैं इस तरह के। अब आप देखिए अब क्या हो रहा है। अब वहाँ ये हो रहा है कि फ़लस्तीन का नाम लेने पे पाबंदी है, मस्जिद में दुआ कराने वाले इमाम को पकड़ के घसीट लिया बाहर उन्होंने, पुलिस वालों ने। ये रवैये कौमों के होते हैं। जो कौम अपने आप को सेकुलर होने का दावा करे, वो तो मज़ाहब की, फ़िरक़ों की, कौमों की, वहाँ तो इज़्ज़त और एहतराम वो होना चाहिए जो मिसाली हो। और बुखारी साहब, जो आपने कहा कि शामी को जिस तरह से करके वो गद्दार कहा गया और जिस तरह से उसकी किरदार कुशी की गई एक तरह से, तो उस पर जो विराट कोहली ने उसका साथ दिया, तो उस पर भी तो क्या रिएक्शन आया? आप देखिए, उसकी 10 माह की बच्ची को रेप और कत्ल की धमकी दी गई। यानी चलिए, वो तो ना मुसलमान है न सिख है, वो तो हिंदू है। अगर उससे इतना सा जेस्चर दे दिया गया, अगर कि उसने उसको डिफेंड किया, तो मैं समझता हूँ इसको तो मिसाल बनाना चाहिए थी। लेकिन एक मिसाल में वहाँ की कितनी मिसालें आपको पेश करूँ। वहाँ टॉलरेंस लेवल की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ यानी जिसको कह लें आप, सकाफती रवायात की सुबह से शाम तक दम तोड़ती हैं। किस तरीके से वहाँ मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ वहाँ, आप ये देखें कि क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हुआ, चर्च जलाए गए, चर्चों के अंदर लोग जिंदा जलाए गए। ये वो मुआशरा है। इसको तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इकदाम ये होना चाहिए कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसकी जो भी ओहदा इनके पास है, वो जयसी सिंह साहब से, उनको तो कहना चाहिए कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप जाइए, क्योंकि आप नफरत प्रमोट कर रहे हैं, आप तासुब प्रमोट कर रहे हैं, आप खेल की स्पिरिट के किलर हैं। तो ये इस किस्म का रिएक्शन अगर नहीं आएगा, तो बुखारी साहब नारा तो लगाते हैं सेकुलर इंडिया का, शाइनिंग इंडिया का, ये मोदी साहब के अपने नारे हैं, तो फिर वो कहाँ? देखिए ना, हमने उसकी बेपनाह मिसालें देखी। हमने बाबरी मस्जिद का मिसमार किया जाना देखा, हमने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर अटैक होते देखा, हमने गुजरात के अंदर गाड़ी के अंदर 350 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया। बुचर ऑफ गुजरात, एमी तो नहीं कहते इसको। कुछ वक्त पहले इंटरनेशनल रवैया इनके बारे में ठीक था। यू नो, मोदी वॉज डिनाइड American visa for 10 years because they termed him as a terrorist from Gujarat. मतलब कहने का ये है कि बड़ा होना जो है, या मुल्क का बड़ा होना या कौम का बड़ा होना, इस बात की दलील नहीं है कि आप इंसान भी बहुत बड़े हों। मोदी ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप देते हुए जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया, कल भी हमने उसके ऊपर की, आज भी दिल कर रहा है उसके ऊपर तबर्रा करने को। पूरा दुनिया का सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वो कप लेके खड़ा है और देख रहा है कि वो कुछ शाबाश दे दें। कोई हैं ऐसे लोग जो हमारे यहाँ इसको डिफेंड कर रहे हैं कि जी दे तो दिया कप उसने, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके ऊपर फेंका है एक तरह से, उन्हें दिया नहीं है। और चल दिए मुंह उठा के आप, यू शुड हैव स्टूड देयर। आपको उसकी टीम को बाकायदा वहाँ मेडल्स पहनाने चाहिए थे, जो कि रिवाज होता है, लेकिन इतना ज़र्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को अब हम किसी भी लिहाज से मॉडल करार नहीं दे सकते। और वो जो उनका साथ दे रहे हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे दूसरी
कुव्वतें हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इखलाकी तौर के ऊपर हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। ये सब कुछ भरा रखा है मेरे पास, मैं अगर दिखाना चाहूँ अपने नाज़रीन को तो ये है हिंदुस्तान का चेहरा, ये है उसकी शक्ल, ये और ये इतनी घिनौनी है। और बुखारी साहब, अब जो दिल्ली की मसाजिद में फ़लस्तीन के लिए दुआओं से भी रोक, मैंने अर्ज़ किया आपसे ना कि आप इस रवैये को देखिए कि इसराइल का साथ देने के लिए वो किस हद तक जा रहे हैं। लेकिन तारीख़ भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि कौमें जब गर्क होने पर आती हैं, जब उनका ज़वाल आता है, तो फिर उनकी दास्तान सिर्फ तारीख़ के सफ़ों में छुपी रहती है, वो और कहीं नज़र नहीं आते हैं। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, हिंदुस्तान एक रियलिटी है, हमारे पड़ोस में है, लेकिन इन रवैयों की मौत ज़रूर होगी, इस RSS की मौत ज़रूर होगी। टाइम इज़ नॉट फार। और इन्हीं के लिए ये कहा गया, इकबाल ने ये कहा कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।